أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको आवाज़ आ रही है? कोई अपना माइक ऑन करके बता दे। आवाज़ आ रही है सबको? आ रही है। हम सबको खुश आमदीद कहते हैं और हम सर हिजबुल्लाह सबको खुश आमदीद कहते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें थोड़ा सा टाइम दिया है। तो सर का एक्सपीरियंस काफ़ी है टीचिंग के हवाले से। और अभी सर ने हाल ही में एमफिल भी कंप्लीट किया है और काफ़ी लेक्चर्स भी दे चुके हैं, ऑनलाइन भी लेक्चर दे चुके हैं, फिजिकल भी लेक्चर दे चुके हैं। और अब मैं सर हिजबुल्लाह को भी तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैं सर हिजबुल्लाह को भी दावत दूंगा कि वो आए और अपना लेक्चर स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहली बात तो आज संडे का दिन है, इतवार का दिन है और माशाल्लाह आप ये ऑनलाइन सेशन जो सुनने के लिए आपने टाइम निकाला, तो इससे पता चलता है कि आप अपने प्रोफेशन की तरफ कितना जो है ना वो उसकी रग़बत रखते हैं, उसका शौक़ रखते हैं। तो ये एक यानी एक इस बात की तरफ इशारा है कि आप अपने प्रोफेशन से कितनी मोहब्बत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन इन टीचिंग। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं मुख्तसर, तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं और आप वैसे जवाब दे सकते हैं अपना माइक ऑन करके कि जब आपने ये टॉपिक सुना या देखा तो आपके जहन में क्या आया कि आप टीचिंग के हवाले से क्या सीखने जा रहे हैं या हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। जी। आवाज आ रही है मेरी सबको? मेरा सवाल वाजे है? आप रिफ्लेक्शन या जो ये जो वर्ड है रिफ्लेक्टिव टीचिंग, इससे आप क्या समझते हैं? जी। चले हम आगे चलते हैं। ये दो सवालात हैं। सवाल नंबर एक ये है कि वेयर डू यूर स्टूडेंट्स फील स्टक। आप थोड़ा सा क्लासरूम में जाएं, टीचिंग प्रैक्टिसेस को एक्सपीरियंस करें, सोचें
और आप ये बताएं कि कभी ड्यूरिंग यूर टीचिंग, आपकी टीचिंग के दौरान कभी कोई आपने ऐसा सवाल किया हो और बच्चा चाह रहा था कि मैं उसका जवाब दूं, लेकिन वो स्टक हो गया, उसको जवाब देना नहीं आ रहा था। या कभी आपने मैथ का कोई ऐसा हिसाब दिया जिसमें बच्चा उसको सॉल्व करने के दौरान बच्चा कहीं पे फंस गया, स्टक हो गया, तो कभी कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर करें। जी। हम्म। ये कुछ कमेंट्स आए हैं मुझे। स्टूडेंट सी, ठीक है जी। आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान कभी कोई ऐसा सवाल जो बच्चों ने हल ना किया हो? कोई अगर माइक ऑन करके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जनरली टीचिंग में ऐसा होता है कि बच्चे जवाब नहीं दे पाते, जी। तो सर जो मेरी प्रैक्टिस होती है कि फिर बच्चों को वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, या अगर कोई दूसरा बच्चा उसका जवाब दे सकता है तो फिर उससे पूछती हूँ, अगर वो उसका राइट जवाब देता है तो फिर उसको मजीद जो है एलाबरेट कर देती हूँ कि ये चीज़ ऐसे थी। लेकिन अक्सर होता है ऐसा कि बच्चे स्टक हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते। हम्म। जो बच्चा, जब आपने सवाल किया और बच्चे ने जवाब नहीं दिया, तो उस बच्चे को आप किस तरह हैंडल करती हैं? ये अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो शेयर करें। सर उसमें ये होता है कि मतलब उस बच्चे को फिर हम एक्सप्लेन कर देते हैं, मतलब हम्म। जनरली मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेटा ये चीज ऐसे है, मैंने इस तरीके से सवाल को ऐसे किया था। सही। इस तरीके से बस होता है। सही। और कोई, एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आई वॉज अ मैथ्स टीचर। पहले मैं मैथ्स पढ़ाती थी, तो ओके। वहाँ पे काफ़ी टाइम ऐसे बच्चे होते थे, काफ़ी ऐसे बच्चे होते थे जो चुप करके बैठे हुए होते थे, क्योंकि उनको शायद समझ नहीं आ रहा होता था। तो मैं सही। ये स्ट्रैटेजी करती थी कि जो चुप बैठे हुए होते थे, मैं उनको, मैथ में हम बोर्ड प्रैक्टिस भी करा सकते होते हैं, तो मैं उन्हें बोर्ड पे बुलाकर हम्म। स्पेसिफिक उन बच्चों से सॉल्व करवाती थी, ताकि फिर मुझे भी समझ आती थी कि वो किस पॉइंट पे वो अटक रहे हैं ना बच्चे, और हम्म। उन्हें भी फिर वो क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ आता था। इवन ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि फिर मेरे मैथ्स के सब्जेक्ट में एक भी बच्चा फेल नहीं होता था, बिकॉज मैं हम्म। उन बच्चों को ज्यादा पॉइंट आउट करती थी जो सही। पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते थे। बेहतरीन, थैंक यू। जबरदस्त। यानी आपने जब बच्चे से सवाल किया और बच्चे ने हल नहीं किया, तो आपने उस पर थोड़ा सा सोचा, फिर आपने ये स्ट्रेटजी अख्तियार की कि इन बच्चों को बोर्ड पे बुला के और फिर वहां पर उनको जो वो सम है जो उनसे हल नहीं हो रहा, वो हल करके आपकी हेल्प से फिर बच्चे वो यस उसका जवाब लिख लेते थे। जबरदस्त। यस। तो अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, तो रिफ्लेक्शन इज अ सिस्टमेटिक रिव्यूइंग प्रोसेस फॉर ऑल टीचर्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसी थिंकिंग स्ट्रेटजी है जो टीचर करते हैं अपनी टीचिंग के दौरान। टीचर क्या करते हैं कि जो वो पढ़ा रहे होते हैं तो उस पर रीथिंक करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, which enables you to make links from one experience to the next। उनके जो पीछे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो प्रैक्टिसेस होती है, जो उनकी टीचिंग होती है, उस टीचिंग को वो लिंक कर रहे होते हैं, एक एक्सपीरियंस से, एक तजर्बे से दूसरे तजर्बे को वो देख रहे होते हैं, लिंक कर रहे होते हैं। और उसका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? एश्योरिंग टू अचीव मैक्सिमम प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। अल्टीमेट जो उनका वो होता है कि बच्चों की ज्यादा से ज्यादा लर्निंग हो, और अल्टीमेट ये भी होता है कि उनकी जो टीचिंग है वो किस तरह मजीद बेहतर हो सकती है। ये है यहां पे रिफ्लेक्शन का मतलब। आगे चलते हैं। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज अ प्रोसेस वेयर टीचर थिंक ओवर देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस। यही बात हो गई कि टीचर क्या करता है कि अपनी टीचिंग पे रिफ्लेक्ट करता है, अपनी टीचिंग पर सोचता है, गौर व फिक्र करता है, अपनी प्रैक्टिसेस पर
फिर क्या करता है, हाउ समथिंग वॉज टॉट एंड हाउ द प्रैक्टिस माइट बी चेंज्ड। उसने जो पढ़ाया है उसमें कौन सी ऐसी प्रैक्टिस थी उसकी जिससे वो मुतमईन था, और कौन सी ऐसी प्रैक्टिस थी उनकी जिससे वो मुतमईन नहीं था। और फिर अगली जो वो प्लानिंग करता है, अगली जो मंसूबाबंदी करता है, अगली मर्तबा जब क्लास में आता है तो वो अपनी टीचिंग को मजीद बेहतर करके, उसको चेंज करके, उसमें तब्दीली लाके और फिर क्लास में जाता है फॉर बेटर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ताकि बच्चों की ज्यादा से ज्यादा लर्निंग हो। और जो वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो जो लेकर क्लास में जाता है, और उस पीरियड में वो जो चाहता था कि इस टाइम पीरियड में मैं वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकूं, लेकिन उसकी कुछ प्रैक्टिस की कमी की वजह से, उसकी कुछ टीचिंग की लेकिंग की वजह से वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो सके, तो उसने उस पे एनालाइज किया, उस प्रैक्टिस पर गौर व फिक्र किया, और उस अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को मजीद बेहतर किया, उसको चेंज किया, उसको अप टू डेट किया और बेहतर किया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो क्लास में जाए तो वो रिजल्ट, वो आउटकम, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आसानी के साथ वो अचीव कर सके। ये है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्शन इन टीचिंग, taking the time to reflect about one's own teaching is one of the most effective way to induce positive changes in classroom, to induce positive changes in lesson planning as well. क्या करता है टीचर, रिफ्लेक्ट करता है अपनी टीचिंग पर, और उसका अल्टीमेट क्या है कि वो अपनी टीचिंग को या क्लासरूम की जो वहां का माहौल है उसको मजीद पॉजिटिव करे, मजीद बेहतर करे। रिफ्लेक्शन इज डेलिब्रेट इन स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग अबाउट चॉइसेस। वो जो उनकी पहले से प्रैक्टिस थी, वो जो उनकी पहले से प्लानिंग थी, मंसूबाबंदी थी, उस पे वो उसको मजीद रिव्यू करता है, उस पे मजीद सोचता है, गौर व फिक्र करता है। अल्टीमेट वही जो मैंने पहले बताया कि उसकी टीचिंग बेहतर हो, बच्चों की लर्निंग बेहतर हो। यहां तक क्लियर है? अगर किसी का कोई सवाल, कोई कमेंट, तो वो बताए, फिर हम आगे चलें। रिफ्लेक्टिव टीचिंग या रिफ्लेक्शन इन टीचिंग, ये बात समझ में आ गई सबको? कितनी? ये साइकिल है, रिफ्लेक्टिव साइकिल इसको कहते हैं। और इसमें सबसे क्या होता है, टीचिंग होती है, उस टीचिंग के बाद सेल्फ असेस होती है, यानी वो टीचर क्या करता है, अपनी टीचिंग को असेस करता है, उसका जायजा लेता है, और देन उसको कंसीडर करता है। मतलब वो जब जायजा ले रहा होता है तो जायजा लेने के बाद उसको पता चलता है कि ये जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, ये जो मेरा मेथड था, ये जो मेरी जो है ना वो एक्टिविटी थी, ये तो बहुत अच्छी गई, ये तो बहुत बेहतरीन थी, इसमें बच्चों ने बाकायदा सीखा, अच्छा सीखा। और ये जो मैं काम कर रहा था, अगर मैं इसको मजीद इस तरह करता तो और बेहतर रिजल्ट आते। ये कंसीडर है, कंसीडर करता है। फिर क्या करता है, उसको अगली मर्तबा जब क्लास में जाता है तो फिर उसको बेहतर करके जाता है, उस प्रैक्टिस को मजीद बेहतर करके जाता है। आपने सर नियाज का लेक्चर सुना था, उसमें था क्या था, उसमें प्लेन, डू, चेक, एक्ट। हम भी इसी तरह क्लास में कर रहे होते हैं, पहले मंसूबाबंदी करके जाते हैं तो उसको कहते हैं प्लानिंग, और जब एग्जीक्यूट करते हैं उस प्लानिंग को, उस मंसूबाबंदी को क्लास में जाकर, तो वो हो गया डू। और फिर हम उसको कंसीडर करते हैं, चेक करते हैं, और मजीद फिर उस पे एक्ट करते हैं, मतलब नई प्लानिंग करके क्लास में जाते हैं। ये भी एक रिफ्लेक्शन मॉडल है कोल्ब का, ये भी इसका बहुत मशहूर जो है ना वो मॉडल है। इसमें भी ये तकरीबन सेम चीजें हैं। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, डूइंग और हैविंग एन एक्सपीरियंस, मतलब वो जब क्लास में पढ़ रहा होता है तो वो डू कर रहा होता है, डूइंग कर रहा होता है, और उसको मजीद क्या करता है आगे,
रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, रिव्यूइंग और रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंस। उस पे फिर मजीद क्या करता है, उस अपनी टीचिंग पर उसको रिव्यू करता है। और देन क्या, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, कंक्लूडिंग और लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस से मजीद वो लर्न कर रहा होता है कि ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और आगे एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, प्लानिंग और ट्राइंग आउट व्हाट वाज लर्न। वो जो सीख चुका होता है अपनी टीचिंग से गौर व फिक्र करके, रिफ्लेक्ट करके, तो उसको नए सिरे से बेहतर करके फिर वो क्लास में दोबारा से इन होता है। ये टाइप्स हैं रिफ्लेक्शन के, 3 टाइप्स हैं इसके, रिफ्लेक्शन इन एक्शन और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, और नंबर 3 रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। रिफ्लेक्शन इन एक्शन क्या है? दिस इज द रिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग यू आर इन्वॉल्व्ड इन द सिचुएशन। अक्सर हम जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग हम अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। हम ड्यूरिंग टीचिंग को जो है ना वो रिव्यू कर रहे होते हैं ड्यूरिंग टीचिंग, यानी टीचिंग भी कर रहे हैं, लेकिन बसा औकात बच्चे ने कोई ऐसा बिहेव कर लिया, बच्चे ने कोई ऐसा सवाल कर लिया, जिस तरह एक सिस्टर ने अभी बताया था कि मैं जब हिसाब देती हूँ मैथ का तो वो बच्चे हल नहीं करते, तो फिर उस टाइम में रिफ्लेक्ट करती हूँ ड्यूरिंग टीचिंग कि अब ये जवाब मैं बच्चों को किस तरह सिखाऊं, किस तरह हल करवाऊं। फिर मैं बोर्ड का इस्तेमाल करती हूँ। ये उन्होंने एक स्ट्रेटेजी जो है ना वो अपनाई। तो यहां पर ये है रिफ्लेक्शन इन एक्शन में कि जब हम टीच कर रहे होते हैं बच्चों को तो ड्यूरिंग टीचिंग हमें कुछ चीजें जो है ना वो ख्यालात आ रहे होते हैं, या हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा ये इस तरह होना चाहिए, ये अगर इस तरह नहीं इस तरह मैं पढ़ाती, यहां अगर बच्चों से मैं इस तरह कम्युनिकेट करती, यहां अगर बच्चों को मैं इस तरह समझाती तो और ज्यादा बेहतर होता। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन इन एक्शन। दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। दिस इज द लुकिंग बैक contemplation of practice in order to uncover the knowledge used in particular situation। जब आप क्लास से बाहर निकलते हैं, आपने अपना पीरियड ले लिया और आप जाके स्टाफ रूम में बैठे, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप अपनी टीचिंग को वहीं बैठकर रिव्यू करना शुरू करते हैं। वहां पे रिफ्लेक्ट करना, सोचना, गौर व फिक्र करना, लुकिंग बैक, कंटेम्पलेशन, गौर व फिक्र, यानी आप अपनी क्लास से तो बाहर आ गए। रिफ्लेक्शन इन एक्शन में क्या है कि ड्यूरिंग टीचिंग आप वो प्रोसेस कर रहे होते हैं। और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन में क्या है कि जब आप क्लास छोड़कर कहीं जाके बैठे, स्टाफ रूम में बैठे, ऑफिस में बैठे, कहीं भी आप बैठे, तो वहां बैठने के बाद आप क्या कर रहे होते हैं, अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, उसको फिर एनालाइज कर रहे होते हैं, फिर इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, और वो जो आपने टीचिंग ड्यूरिंग टीचिंग किया उसको रिकॉल कर रहे होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। और तीसरा है रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर एक्शंस विद द इंटेंशन ऑफ इंप्रूविंग और चेंजिंग प्रैक्टिस। ये फ्यूचर के लिए है। एक था ड्यूरिंग टीचिंग, फिर पास्ट, फिर अभी फ्यूचर के लिए। इंटेंशन क्या होती है टीचर की? इंप्रूविंग और चेंजिंग अ प्रैक्टिस। नेक्स्ट टाइम जब वो क्लास में जाएगा तो मजीद उसको इंप्रूव करके, बेहतर करके, या उसमें कुछ चेंजिंग्स लाके फिर जाता है। अक्सर टीचर, अक्सर तो नहीं, कुछ टीचर्स ये यानी उनके हमने भी सुना है, या वो ये सोच रहे होते हैं कि चूंकि मैं तो कई सालों से पढ़ा रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस 20 साल का है, 25 साल का है, 15 साल का है, तो क्या मैं भी गलत टीचर हो सकता हूं? क्या मुझे भी अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है? या क्या मुझे भी अपनी टीचिंग को मजीद बेहतर करने की या चेंज करने की जरूरत है? तो मैं कहता हूं हाँ है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपने एक पीरियड लिया है तो आप उस पर रिफ्लेक्ट करें, और अगला जब पीरियड भले उसी सेम सब्जेक्ट का हो, उसी क्लास में हो, या 5 क्लास का अगर ए सेक्शन है, बी सेक्शन में हो,
तो उसको भी रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, उसको भी मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है, उसको भी मजीद बेहतर करने की जरूरत है। तो ये एक वायरस होता है कि यानी मैं तो इतने सालों से टीचिंग कर रहा हूं, तो मुझे क्या जरूरत है अब अपनी टीचिंग को बेहतर करने की, मैं तो बेहतर टीचर हूं। तो उसको भी अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट करना चाहिए और अपनी इस थिंकिंग को भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि क्या मैं अपनी टीचिंग को बेहतर कर सकता हूं। तो हाँ, उसको भी जरूरत है कि वो अपनी टीचिंग पर गौर व फिक्र करे। और जब हम टीचिंग पर गौर व फिक्र करते हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट क्लास में जाने की मंसूबाबंदी करते हैं, तो वो मजीद पहले से बेहतर होती है। ये रिफ्लेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाउ टू बिकम अ गुड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर या रिफ्लेक्टिव टीचर। एक्टिव फोकस ऑन गोल्स एंड हाउ दीज आर एड्रेस्ड। यानी हमारे यहाँ जब हम क्लास में जाते हैं, तो सबसे पहला जो गोल होता है वो होता है बच्चों की लर्निंग। तो हमारा फोकस होना चाहिए बच्चों के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने के लिए। हम फोकस हो जाएं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हम बनाकर गए हैं, तो क्या वो बच्चे हासिल कर रहे हैं या बच्चों ने कितने फीसद हासिल किए। ये हमारा फोकस होना चाहिए जब हम क्लास में दाखिल हों, और हम उसको एड्रेस भी करें। और अगर उसमें गोल्स अचीव करने में कोई मसला है, कोई उस दिन हमारी जो मिसाल के तौर पे हम 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तैयार करके गए, लेकिन अगर हमने 3 अचीव किए, 2 अचीव नहीं किए, ये हमें कैसे पता चलेगा। ये जब हम आखिर में एट द एंड ऑफ द पीरियड हम जब बच्चों की असेसमेंट कर रहे होते हैं, वो असेसमेंट हम सवालात के जरिए भी कर सकते हैं, वो असेसमेंट कोई हम ये पेपर बना के भी कर सकते हैं, वो असेसमेंट हम बोर्ड पर सवालात लिखकर भी कर सकते हैं। और उन सवालात से टीचर को ये पता चल जाना चाहिए कि मैं जो आज पढ़ाने के लिए 40 मिनट के पीरियड में क्लास में दाखिल हुआ था, तो वो बच्चों ने कितना अचीव किया। तो इसको जो है ना, वो टीचर को ये जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको जरूर देखना चाहिए। कमिटमेंट टू मॉनिटरिंग प्रैक्टिस ऑन यूजिंग रिफ्लेक्टिव साइकिल। यानी हम अपनी टीचिंग में इस बात पे कमिटमेंट करें कि वो जो साइकिल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, 2 साइकिल्स बताई थी, एक कोल्ब का मॉडल बताया था, एक साइकिल बताई थी। तो वो जो प्रैक्टिस की साइकिल है उसको हम जरूर फॉलो करें। फोकस ऑन इन्फॉर्म्ड जजमेंट अबाउट प्रैक्टिस बेस्ड ऑन एविडेंस। कभी ऐसे भी होता है कि हमारे इदारे के अंदर कुछ सीनियर टीचर्स होते हैं, और वो टीचर्स जब हम कहीं पे नए अपॉइंट हुए, तो हमारी टीचिंग को देखकर उनको आइडिया हो जाता है कि इस टीचर के अंदर ये थोड़ी बहुत लैकिंग है, ये कमजोरी है। अगर वो इस तरह करे तो वो उसकी टीचिंग और बेहतर हो सकती है। तो उस पे भी फोकस करना चाहिए कि कभी हमारे जो सीनियर टीचर्स होते हैं और वो हमें कोई एविडेंस बेस्ड जजमेंट करते हैं, हमारी कोई सबूत हमें देते हैं और हमें बताते हैं कि यहां पर आपकी टीचिंग को इंप्रूव होने की जरूरत है, तो उसको भी हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। ओपन माइंडेड होना चाहिए कि अगर कोई हमें गाइड कर रहा है, हमारा सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई बंदा है, प्रिंसिपल है, एचओडी है, वाइस प्रिंसिपल है, या कोई भी ऐसा जो हमें हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो एटीट्यूड है स्कूल के अंदर, इदारे के अंदर या टीचिंग के दौरान, तो उसको उसमें अगर वो हमें गाइड कर रहा है, तो हमें ओपन माइंडनेस का मुजाहरा करना चाहिए। ना कि हम जो है ना, वो हमारे अंदर ये बात हो कि ये कौन होता है हमें गाइड करने वाला, ये कौन होता है हमें समझाने वाला। इस तरह नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इस तरह सोचना चाहिए कि ये तो मेरा हमदर्द है, ये तो मेरा खैरखा है, ये तो मेरा समझे कि अच्छा कुलीग है कि जो मुझे गाइड कर रहा है, जो मुझे बता रहा है। पॉजिटिवली ओपन माइंड के साथ उसकी बात को लेना चाहिए और उसमें फिर
रिफ्लेक्ट करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए कि अच्छा ये चीज अगर मैं इसको बेहतर करूं जिस तरह मुझे गाइड किया गया है, बताया गया है, तो मेरी टीचिंग बेहतर हो सकती है। कैपेसिटी टू रीफ्रेम योर प्रैक्टिस इन लाइट ऑफ एविडेंस बेस्ड रिफ्लेक्शन। हमारा ये माइंडसेट होना चाहिए कि अगर हमें कोई गाइड करे तो हम उसके मुताबिक अपनी लेसन प्लानिंग को, हम अपनी टीचिंग को रीफ्रेम करें, रीप्लेन करें, मजीद बेहतर करें। डायलॉग विद अदर कोलिग्स। कभी हम वैसे भी जब स्टाफ रूम में फ्री माहौल में बैठते हैं तो हम अपने जो कोलीग्स होते हैं, हमारे जो सीनियर टीचर्स होते हैं या और टीचर्स होते हैं, उनसे भी हम अपनी टीचिंग के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बेस्ट वेज टू बी अ रिफ्लेक्टिव टीचर। ये भी एक समझे के टूल है कि हम अपनी टीचिंग को बेहतर करने के लिए हम अपनी टीचिंग की वीडियो बनाएं, और जब हम शाम के टाइम, रात के टाइम, फ्री टाइम जब बैठे हों तो हम उस अपनी वीडियो को ऑब्जर्व करें और देखें। अक्सर औकात ये होता है कि जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं तो हमें उस टाइम पता नहीं चलता, लेकिन जब हम एक अच्छे माहौल में, एक फ्री माहौल में, फ्रेश माहौल में बैठे होते हैं और फिर वो हम अपनी अगर वीडियो देखें तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये भी मुझसे हो गया, अच्छा ये जो तरीका मैंने, या ये जो स्ट्रेटजी, या यहां पर जो बच्चे ने सवाल किया था और मैंने उसको इस तरह जवाब दिया, तो ये तो बहुत मैंने अच्छा जवाब दिया। तो इस तरह भी जो है ना वो हम अपनी वीडियोस बना के, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से किसी ने कभी अपनी टीचिंग की वीडियो बनाई हो या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो और वो इस नियत से बैठ के उसको देखा कि मैं इसको रिफ्लेक्ट करूं, इसको सोचूं कि मेरी जो है ना वो टीचिंग किस तरह की है ताकि मैं मजीद उसको बेहतर करूं? एनीवन? अच्छा, वो वीडियो हम अपने सीनियर्स को भी दिखा सकते हैं। कभी अगर कोई नया टीचर है, उसको पता नहीं चलता, उसने इन केस अगर अपनी वीडियो भी बनाई लेकिन उसको पता नहीं चलता कि उसकी लेकिंग कहाँ कहाँ पर है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं टीचिंग के दौरान, तो वो वीडियो अपने दोस्तों को भी दिखा सकता है। अच्छे माहौल में, ये वहां पर होगा जहां स्कूल का अच्छा एनवायरनमेंट होगा। इसमें एक ने ये सवाल किया है, बल्कि ये बात की है कि मोबाइल अलो नहीं होता क्लास में। ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर इस तरह के लिए हम मैनेजमेंट से परमिशन लें, मैनेजमेंट से बात करें कि सर मैं चाहती हूं कि मैं अपनी टीचिंग की वीडियो बनाऊं, तो इस वजह से कि मैं चाहती हूं कि अपनी टीचिंग इसको बेहतर करूं, या मैं चाहता हूं कि अपनी टीचिंग को बेहतर करूं, इस पर्पज से, तो मैं समझता हूं कि इजाजत मिल जाएगी। अच्छा, मेरे पास, मैं भी इदारे का हेड हूं, तो कभी कोई टीचर कोई प्रैक्टिकल करवाता है या कोई मॉडल दिखाता है तो मुझसे वो पहले से बात करते हैं कि सर वैसे तो परमिशन नहीं है मोबाइल लेकर जाने की, लेकिन मैं आपसे आज परमिशन ले रहा हूं कि ये मेरा टॉपिक है और वो प्लानिंग पे भी लिखा होता है, तो आज मैं, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं वीडियो पे या नेट के जरिए बच्चों को जो है ना ये चीज दिखाना चाहता हूं, ताकि उसकी मजीद उनकी बच्चों की जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो जाएगी, तो हम परमिशन दे देते हैं। तो ऐसे भी होता है, आप पहले से परमिशन ले लें तो इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन इस इंटेंशन के साथ अगर आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपको परमिशन मिल जाएगी। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर हम वो वीडियो किसी सीनियर को दिखाएं, कुलीग को दिखाएं, एडमिनिस्ट्रेशन में से किसी को दिखाएं कि सर ये मैंने अपनी टीचिंग की वीडियो रिकॉर्ड की है, अब आप देखें और फिर इस हवाले से मुझे मजीद गाइड करें, क्या मेरी लेकिंग्स हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ हैं, तो ये इंशाल्लाह आपके टीचिंग के लिए और बेहतर हो जाएगा। इनवाइट लोकल कोलीग्स टू ऑब्जर्व योर क्लास। कभी ऐसे भी हो सकता है कि आप अपने सीनियर को कहें कि सर मैं आज ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं,
तो अगर आपके पास टाइम है, आपका फ्री पीरियड है, तो आप मेरे क्लास में बैठ जाएं और मुझे ऑब्जर्व करें, और फिर जो मैं चाहता हूं कि मेरी टीचिंग बेहतर हो, जो मेरी लैकिंग हो, कमजोरियां हो, वो आप मुझे बता दें ताकि मैं अपनी टीचिंग को बेहतर करूं। ये भी हो सकता है। ये तो बहुत ही जबरदस्त टूल है। यानी हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट हैं, और कभी हम अपने बच्चों से ये सवाल करके देखें, ये पूछ के देखें, उनसे तासरात लेके देखें, उनसे फीडबैक लेके देखें, वो बहुत अच्छा फीडबैक ये। लेकिन यहाँ फिर मैं वही बात करता हूँ कि पहले उस तरह की हमारी बॉन्डिंग होनी चाहिए बच्चों के साथ, बच्चे उसको पॉजिटिव ले, और हमारा भी मकसद ये हो कि हम बच्चों से ये लेके इसको पॉजिटिवली जो है ना वो इसके मुताबिक हम काम करेंगे। तो हम अगर बच्चों से अपने तासरात टीचिंग के बारे में लेंगे तो वो बिल्कुल रियल तासरात देंगे, वो हकीकत पर मबनी आईना दिखाएंगे हमें। लेकिन हमें फिर उसको टॉलरेट करना है, हमें ओपन माइंडनेस का मुजाहरा करना है बच्चों के साथ। यानी वो जो हमें कहें हमें पॉजिटिवली उसको लेना है, और फिर हमें रिफ्लेक्ट करना है कि ये जो बच्चे बात कर रहे हैं वाकई ये कमजोरी मुझ मेरी टीचिंग में है, वाकई यहाँ पर मुझे बेहतर करने की जरूरत है। अगर है तो फिर पॉजिटिवली उसको लेना चाहिए। ये अपने आप से भी सवाल किया जा सकता है, हाउ डिड इट गो, आज जो मेरा स्कूल के अंदर दिन गुजरा वो कैसे गुजरा, आज जिस बच्चे के साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा था क्या उसको मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है, आज जिस बच्चे ने कोई गलत हरकत की और मैंने जिस तरीके के साथ उस बच्चे को ट्रीट किया, क्या ये बिल्कुल सही था, वैलिड था, और बच्चा मुतमईन हो गया। आज जो पेरेंट आया था और उसने जिस बच्चे की मुझे कंप्लेन की, और मेरा बिहेवियर, मेरा रवैया उस पेरेंट के साथ जिस तरह था, क्या वो सही था, वो मुतमईन हुआ, या मुझे उस पे मजीद काम करने की जरूरत है। हम ड्यूरिंग टीचिंग या ड्यूरिंग उस पूरे दिन जो भी पॉइंट्स हमें अच्छी लगे, जिससे हम मुतमईन हो, हमारा जमीर भी हमें बता देता है, हमें खुद भी कभी सेल्फ या इनर सेटिस्फिकेशन होती है, कभी कोई काम हम ऐसा करते हैं जो हमारा काम बहुत अच्छा होता है, तो हमें पता चल जाता है कि आज ये जो मैंने स्टेप उठाया, आज ये जो मैंने काम किया है, ये अच्छा काम किया है, तो उसको उसको भी लिखा जा सकता है। और कभी ऐसे भी होता है कि कोई कमजोरी, कोई वीकनेस हमें पता चल जाए, तो उसको भी हम अपने जर्नल में, अपनी डायरी में, अपनी बुक में लिख लें। बी ऑनेस्ट विथ बट नॉट क्रिटिकल ऑफ यूर सेल्फ। यहां पर क्रिटिकल लिखने का जो मेरा मकसद था वो ये कि टीचर को पॉजिटिव होना चाहिए। यानी यहां पर ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अंदर गलतियां, यानी मैं गलती कर सकता हूं, ये गलतियां मेरे अंदर ही क्यों हैं, इस तरह नहीं, बिल्कुल इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। तो यहां पर जो मेरा यहां पर क्रिटिकल लिखने का मकसद था, अपने साथ मुखलिस तो होना चाहिए क्योंकि हम काम ही ऐसा कर रहे हैं, और फिर क्रिटिकल भी होना चाहिए कि कोई कमी, कोई वीकनेस अगर मेरे अंदर है जो मुझे खुद पता चल रही है, या मेरा कोई कुलीग मुझे बता रहा है, मेरा कोई सीनियर मुझे बता रहा है, तो उसको मैं पॉजिटिवली लूं। We do not learn from experience. We learn from reflecting on experience. एक टीचर है जो काफी अरसे से टीचिंग कर रहा है, लेकिन वो अपनी टीचिंग पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। यानी उसकी टीचिंग जो 10 साल पहले थी, आज भी टीचिंग में वही खड़ा है, आज भी उसकी वैसी की वैसी टीचिंग है, क्योंकि वो अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट नहीं करता, गौर फिक्र नहीं करता, सोचता नहीं उस पर, और वो उस पर मुतमईन है। तो ये जो स्टेटमेंट है जॉन डेवी की, वो ये कहता है कि हम तजर्बे से नहीं सीखते,
बल्कि हम सीखते हैं अपने तजर्बात पर रिफ्लेक्ट करने से। तो अगर हम अपनी टीचिंग पर डेली बेसिस पर एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं, गौर फिक्र करते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं तो फिर हमें करना चाहिए। ये इसके जो है ना वो बेनिफिट्स हैं। सेल्फ अवेयरनेस विच इज द की कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इन डेवलपिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स। सबसे जो मैं समझता हूं कि हमारी टीचिंग को रिफ्लेक्ट करने का ये फायदा है कि हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी पहली बात तो हमें खुद का पता चलता है कि मैं टीचिंग में कहाँ खड़ा हूं, मुझे कहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है, या कहाँ पर मेरी टीचिंग जो है ना वो बेहतर है, अच्छी है। एक तो ये। दूसरा ये कि हम फिर दूसरों को भी इमोशनल इंटेलिजेंस में दूसरों को भी समझने का मौका मिलता है कि अगर कोई बच्चा क्लास में मिसबिहेव करता है तो बहैसियत टीचर इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए हम ये वजह जानते हैं कि अच्छा हो सकता है इस बच्चे ने जो ये मिसबिहेव किया है इसकी ये वजह हो सकता है ये मेंटली तौर पे वो बच्चा डिस्टर्ब हो सकता है उस बच्चे का कोई मसला हो जिस वजह से वो बच्चा ये होमवर्क करके नहीं आया, जिसकी वजह से इस बच्चे ने इस सवाल का गलत जवाब दिया, हालांकि ये तो अच्छा जवाब दे सकता था। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन का ये फायदा है कि बंदे को, टीचर को अपने आप को भी समझने का मौका मिलता है और फिर अगले बंदे को भी, स्टूडेंट्स को भी, मैनेजमेंट को भी, अपने फ्रेंड्स को भी, दोस्तों को भी समझने का मौका मिलता है। फिर जब अगले बंदे को हम समझते हैं फिर हम रिएक्टिव नहीं होते, प्रोएक्टिव होते हैं। फिर हम फौरी एक्शन नहीं लेते बल्कि हम उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, उस पर सोचते हैं और उसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। और जब हमें वजह पता चल जाती है तो फिर हम उस तरह बिहेव नहीं करते जिस तरह हम बगैर सोचे समझे उसके साथ जो हमारा रवैया होता है। तो ये एक बेनिफिट है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिजबुल्लाह भाई, अब्दुल वाहिद बात कर रहा हूँ। जी जी अब्दुल वाहिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस वक्त मस्जिद नबवी में हूँ जी जी। और आपका लेक्चर भी सुन रहा हूँ। माशाल्लाह। आपको जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। तो यहाँ जज़ाकुमुल्लाह। असर की अजान होने वाली, नहीं तो मैं एंड में थोड़ी बात करता। जी तो जी जी जी। सबसे पहले तो आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी यहाँ मस्जिद नबवी में, हरमैन में आने की तौफीक दे। अल्लाह ताला आपके जानो माल में बरकत दे, आप सबकी मग़फ़िरत फरमाए और आमीन। आपकी टीचिंग को नंबर 1 टीचिंग बना दे। आमीन। दूसरा एक दो राय मैं देना चाहूंगा। जी जी जी। एक तो ये था कि आपने फीडबैक के हवाले से स्टूडेंट्स की बात की ना। जी जी। अगर कोई टीचर ये हिम्मत कर लेना, ये बहुत ही जबरदस्त है ये सही। अमल। मैं सही। आपको एक वाकया शेयर करता हूँ। हमारे एक बहुत अच्छे टीचर थे इंग्लिश के। तो हम्म। एक दिन वो हमसे कहने लगे कि सर, जो आपने बच्चे 8th में इस साल प्रमोट किए, तो वो सर मतलब वो काबिल नहीं थे, यानी मेरिट पर आपने बच्चों को प्रमोट नहीं किया, इस वजह से वो बच्चे जो है ना वो अ, यानी वो मतलूबा रिजल्ट नहीं दे रहे। सही। हमने कहा सर, हमने तमाम टीचर से, इंग्लिश वाले टीचर हैं बाकी, को बिठाकर फिर बच्चों को प्रमोट किया था। ऐसा इशू मेरे तो ख्याल में नहीं होना चाहिए। फिर हमने कहा कि आप ऐसे करें, एक दफा ना बच्चों से बात करेंगे, बेटा आपको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। सही। तो जब सर ने बच्चों से बात की, यानी उनको एतमाद दिया कि आप अपना फीडबैक दें, कोई आपको क्या क्या मुश्किलात थे, कहने लगे सही। कि सर अगर आप हमें इंग्लिश हिज्जों से पढ़ाएं ना, हिज्जों से सही। पढ़ाएं, जिस सही। तरह हम उर्दू सिंधी में हिज्जे से पढ़ाते हैं, अरबी में हिज्जे से पढ़ाते हैं, तो अगर इंग्लिश को भी आप इस तरह पढ़ाएं ना तो हमें आसान रहेगी।
सही तो सही। वो हम फिर मसले पर पहुंच गए कि बच्चों को बड़े बड़े वर्ड्स क्यों नहीं पढ़ने आते, क्योंकि हमारे टीचर ना डायरेक्ट वो बड़ा वर्ड बोलता था, सिलेबल की मदद से उनको नहीं करवाता था। सही। यानी जब वो तोड़ के उन्होंने वो करवाई तो बच्चे माशाल्लाह वो उनको रीडिंग करना भी आ गई, यानी उनके अंदर वो स्किल आ गई। सही। तो यानी ये यानी बच्चों का एतमाद देकर अगर हम इनफरादी या इज्तिमाई करें ना तो बात ये बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद एक बात और करना चाहूंगा जी जी। कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि यानी आप ने जो भी कोई पढ़ाया है टॉपिक और बच्चों को समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, तो सही। आपके ही यानी इदारे के अंदर कोई ऐसा टीचर है जो एक्सपर्ट है, उसमें महारत रखता है, तो आप उसको लेकर चले जाएं और उनको कहें कि सर आप इस टॉपिक को पढ़ाएं, और सही। आप फिर उससे अपनी टीचिंग का बहुत अच्छे तरीके से जायजा ले सकते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी थी। अगर बच्चे वीक होंगे तो उनका रिजल्ट भी वैसा होगा, और अगर सही। बच्चे ऐसा इनके साथ इशू नहीं होगा, आपकी टीचिंग में इशू होगा, तो आपको उनके पढ़ाए तरीके से सारा कुछ पता चल जाएगा। सही। बेहतरीन। और कई कई दफा ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई नया टॉपिक पढ़ाना है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर नहीं है, तो आप खुद ना पढ़ाएं, किसी और सीनियर टीचर को, प्रिंसिपल को या किसी को भी कह सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक आप बच्चों को आज पढ़ा दें। उससे ये कि आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा और थोड़ा सा आपको आइडिया भी मिल जाएगा। तो ये 2-3 राय थी मेरी। मेन तो ये था आप लोगों को सलाम करना और आपके लिए दुआएं। सही। और बाकी इंशाल्लाह आपका लेक्चर माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, तो उससे माशाल्लाह। मिलती जुलती 2-3 चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। आप सबको जो है ना वो कामयाब करे, आपके जानो माल में आमीन। बरकत दे, आप सबकी आमीन। मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला आमीन। आपको सबको अल्लाह अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फरमाए, और अल्लाह आमीन। ताला सबको यहाँ पर मक्का मुकर्रमा मदीना सब में अल्लाह ताला आने के लिए असबाब यस्सर करे। जज़ाकमुल्लाह जज़ाक जज़ाकमुल्लाह। बहुत जबरदस्त शेयरिंग, बहुत जबरदस्त इनपुट। अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कोई और शेयरिंग करना चाहे? जी। दूसरा जो इसका फायदा है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का, वो ये है कि क्रिएटिव थिंकिंग स्किल, यानी हम जब रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तो उससे हमारी जो तख्लीकी सलाहियत है, हमारी जो सोचने की रफ्तार है, वो मजीद तेज हो जाती है और बेहतर हो जाती है। ये इसका बेनिफिट है। और फिर क्या होता है कि इनकरेज एक्टिव एंगेजमेंट इन वर्क, यानी वैसे ऐसे होता है कि टीचर जब फ्री टाइम में बैठे होते हैं स्टाफ रूम में, तो कोई मोबाइल चला रहा है, कोई जो है ना वो किसी से बातचीत कर रहा है, वैसे ही डिस्कशन हो रही है। लेकिन टीचिंग लर्निंग के हवाले से अगर कोई बात नहीं हो रही तो ये वैसे ही है। लेकिन इसका ये भी फायदा है कि हम इनकरेज इंगेजमेंट होती है हमारी वहाँ इदारे के अंदर, हमारी वहाँ, हम वहाँ जो बैठे होते हैं तो हमारा फजूल टाइम नहीं जाता, बल्कि हम सोच रहे होते हैं अपनी टीचिंग के ऊपर। तो जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी टीचिंग के ऊपर, तो ये हमारा समझे कि एक अच्छा टाइम, अच्छा इदारे के साथ जो है ना वो हमारी एक इंगेजमेंट हो जाती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन इन एजुकेशन। जी, इसको भी समझें कि सेल्फ रिफ्लेक्शन इज अ सिंपल वे, बिल्कुल आसान है, टू डिग डीपर इनटू योर फीलिंग्स एंड फाइंड आउट व्हाई यू आर डूइंग समथिंग और फीलिंग। जब समंदर में, पानी में हम डुबकी लगाते हैं, तो डुबकी लगाने के बाद हम वहां से कुछ निकाल के आते हैं। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम अपनी टीचिंग में एक समझे कि डूब जाते हैं, सोचना शुरू करते हैं, तो फिर हमें एहसास भी होता है कि ये जो हमारा प्रोफेशन है कितना चैलेंजेबल है। हमने इस पेशन को, इस प्रोफेशन को, जो चैलेंजेबल प्रोफेशन था, हमने क्यों इसको एडॉप्ट किया, और फिर
इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या हम कर रहे हैं, ये हमारी फीलिंग्स, ये हमारे एहसासात जो है ना, वो फिर हमें बताते हैं कि ये जो प्रोफेशन है कितना अहमियत का हामिल है। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज अ सिंपल वे टू डिग डीपर इनटू योर फीलिंग्स। ये हमें फीलिंग्स बताती हैं और हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि ये जो प्रोफेशन है ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये वैसे आम प्रोफेशन नहीं है। इस प्रोफेशन के अंदर, इस शोबे के अंदर, इस काम के अंदर हम जो तामीर कर रहे हैं वो अक़वाम की कर रहे हैं, वो कौमों को हम तैयार कर रहे हैं। तो जब हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, अपनी टीचिंग पर गौर व फिक्र करते हैं, हम अपने प्रोफेशन पर, फिर हमें इस बात का भी एहसास होता है कि ये काम कितना अजीम काम है। जब हमें इस चीज का एहसास होता है कि ये काम कितना अजीम काम है, फिर हम मजीद इंट्रिंसिकली मोटिवेट हो जाते हैं कि हम अपने काम को किस तरह बेहतर करें, अच्छा करें। We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. अक्सर ये होता है कि हम जो है ना वो कोई मसला जब पेश आता है, क्रिएट होता है, तो उस मसले को जब हम हल करते हैं तो उसी तरीके से हल करते हैं जिस तरीके से वो मसला क्रिएट हुआ होता है। हम उस मसले को हल करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। हम उस मसले को हल करने के लिए दूसरा कोई रास्ता सिलेक्ट नहीं करते और हम उसी तरीके से उस मसले को हल कर रहे होते हैं जो हमारे माइंड में पहले से होता है, जो समझे कि ट्रेडिशनल तरीका होता है, जिस तरीके से वो मसला पैदा हुआ होता है और वो मसला फिर हल नहीं होता। जब हल नहीं होता तो हम फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो सोचते हैं, जो गौर फिक्र करते हैं, तो उनके यहाँ उनके टूल बॉक्स में उनकी जो किट होती है उसमें एक मसले के हल के लिए बहुत सारे टूल्स पड़े होते हैं, बहुत सारे रास्ते पड़े होते हैं, बहुत सारे जो है ना वो थिंकिंग प्रोसेस पड़े होते हैं। एक टूल इस्तेमाल नहीं होता तो वो दूसरा टूल ले लेते हैं, दूसरा, उससे अगर मसला हल नहीं हो रहा होता तो तीसरा ले लेते हैं। तो बहुत सारे टूल्स उनके पास रखे हुए होते हैं। अगर हम इसको लिंक करें अपनी टीचिंग के साथ, तो इसी तरह टीचिंग में भी हमें काफी सारे मसाइल्स फेस करने पड़ रहे होते हैं। तो उन मसाइल्स को हल करने के लिए, बच्चों को चीज बेहतर से बेहतर सिखाने के लिए, बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छे तरीके से सिखाने के लिए, कम टाइम के अंदर इफेक्टिवली, इफिशिएंटली तरीके से अगर हम उनको सिखाएंगे तो हमारे टूल किट में अच्छे से अच्छे तरीके होने चाहिए और वो सारे रिफ्लेक्शन से आएंगे। ये सवाल हम अपने आप से करें। सवाल बड़े अहम हैं। पहला सवाल यह है कि व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट टुडे एंड हाउ कैन आई हैव मोर मोमेंट्स लाइक इट। आज जो मैं इदारे के अंदर दाखिल हुआ और इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर, या आज जो मैं क्लास के अंदर दाखिल हुआ और उस पूरे पीरियड के दौरान बेहतरीन लम्हा कौन सा था। यानी मैंने जिस तरह पहले बात की कि अंदर से भी हमें पता चल जाता है कि आज जो मैंने इस तरीके से बच्चों को समझाया या बच्चों ने इस तरह की कोई मिसबिहेव किया तो उसको मैंने किस तरह टैकल किया, किस तरह हैंडल किया, तो वो खुद भी पता चल जाता है कि ये जो लम्हा था, ये जो मौका था, ये जो टाइम था, ये बहुत अच्छा टाइम था। मैं खुद भी मुतमईन हो गया, मैंने अगले को भी मुतमईन कर लिया। फिर इस तरह के लम्हे, इस तरह के मौके अगर मुझे पेश आए और उनको अच्छे तरीके से हल करना, उसको मजीद में कैसे कर सकता हूं, इस पे गौर फिक्र। व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट टुडे एंड हाउ कैन आई हैव मोर मोमेंट्स लाइक इट। एक ये भी है, व्हाट वाज माय मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट एंड व्हाई, हाउ विल आई रिस्पॉन्ड इट
नेक्स्ट टाइम। आज जो मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजेबल लम्हा था, सवाल था, या किसी बच्चे का रवैया था, वो कौन सा था और क्यों था, एंड हाउ आई रिस्पॉन्ड नेक्स्ट टाइम। अगर मुझे नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई लम्हा आ जाए, कोई सवाल आ जाए, कोई बच्चे का बिहेवियर मेरे सामने आ जाए, तो मैं उसको किस तरह हैंडल कर सकता हूं। ये इसका जवाब आपको अपनी टीचिंग पर गौर व फिक्र करने से मिलेगा। और तीसरा, हाउ वेल डिड आई कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स टुडे, हाउ वेल एंड हाउ कैन आई डू दिस बेटर। आज मैंने जिस तरह बच्चों के साथ बातचीत की, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, उनके साथ बात की, उनका मसला हल किया, और वो उसको मैं मजीद किस तरह बेहतर कर सकता हूं। ये सवालात अपने टीचिंग के दौरान जो हमारा बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है, और जो हम बच्चों के साथ गुफ्तगू करते हैं, और उनको जब हम सिखा रहे होते हैं, तो अगर इन 3 अहम बातों पर हम ये सवाल करें, सोचें, और फिर इसका आंसर, इसका जवाब हमें बहुत सारे फैक्टर से मिल जाएगा। बसा औकात तो हमें खुद से जवाब इसका मिल जाएगा, बसा औकात हम सीनियर से पूछ सकते हैं, बसा औकात हम किसी बाहर के ऐसे मोस्ट सीनियर अच्छे टीचर से पूछ सकते हैं। वो तब जब हम इन पे रिफ्लेक्ट करेंगे। Teachers who explore their teaching through reflection develop changes in attitude and awareness, which they believe can benefit their professional growth as teacher। यानी इससे जब हम रिफ्लेक्शन अपनी टीचिंग पर करेंगे, तो एक तो हमें उसकी बेहतरी के लिए अपनी टीचिंग को उसमें चेंजेस लानी पड़ेंगी। फिर हमारे रवैये में भी हमें पता चलेगा कि हमारा रवैया इस तरह था, तो उसको मजीद किस तरह, हमें खुद अपनी भी अवेयरनेस होगी, और उसका अल्टीमेट क्या होगा, हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, एज वेल एज इंप्रूविंग एंड सपोर्टिंग टू स्टूडेंट्स। एक तो हमारी खुद की टीचिंग बेहतर होगी, टीचिंग ग्रोथ होगी, और उसके साथ साथ हमारे स्टूडेंट की भी सपोर्ट हो जाएगी, उनकी भी लर्निंग हो जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। ये आज का जो टॉपिक था ये मुकम्मिल हुआ। तो इस टॉपिक के हवाले से आपका कोई सवाल हो, आपके कोई कमेंट्स हो, आपका कोई मजीद इसमें इनपुट हो, तो आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अभी टाइम हमारे पास है